ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम, अध्याय 11, किंगशान टाउन में बसना। यह कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। गूहे की बात सुनकर लिटिल मेडिकल फेरी का उत्साह बढ़ गया। उसने तुरंत एक चुलबुले लहजे में जवाब दिया। उसके लिए उससे पहले किमियागर के करीब होने का अवसर मिलना ही काफ़ी संतोषजनक था। अगर वह उसे कुछ मार्गदर्शन देने के लिए तैयार है तो यह एक बड़ा वरदान होगा। उसे नहीं पता था कि इस समय गूहे के भी कुछ ऐसे ही विचार थे। उसने लिटिल मेडिकल फेरी को सीधे तौर पर अपना प्रशिक्षु बनाने का प्रस्ताव इसलिए नहीं रखा था क्योंकि वह पहले उससे परिचित होना चाहता था। आखिरकार वे अजनबी थे। अचानक प्रशिक्षुता की पेशकश करना अभिमानपूर्ण हो सकता था। अगर वह इसे अस्वीकार करती तो ये शर्मनाक होता। उसे प्रशिक्षु के रूप में सहजता से लेने के लिए गूहे ने उसे जानने का लक्ष्य रखा। कम से कम उसे उस पर भरोसा दिलाना, उसे सच में स्वीकार करना। एक बार जब वे एक दूसरे से जुड़ जाते तो वह उसे बेहतर तरीके से समझ पाती। फिर प्रशिक्षुता स्वाभाविक रूप से सही जगह पर आ जाती। गूहे की मिलनसारिता देखकर जियाओ जियान को आत्मविश्वास मिला और उसने और सवाल पूछे। गूहे ने धैर्य बनाए रखा, हर सवाल का जवाब मुस्कुराते हुए दिया। टैप टैप टैप, दरवाजे के बाहर पदचाप की आवाज़ आई। गूहे ने देखा, नीले रंग के लबादे में एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। उसे देखकर जियाओ जियान की भौहें तन गईं। वह दुखी लग रही थी कि गूहे के साथ उसका पल खराब हो गया। यह आदरणीय किमियागर है न? जैसे ही अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया उसने गूहे पर अपनी नज़रें टिकाईं और सम्मानपूर्वक बोला, आप कौन हैं? गूहे को आश्चर्य हुआ, बीच में बोलने से थोड़ा गुस्सा भी आया। ये कौन है? वह अपने होने वाले शिष्य से बात कर रहा था। यह आदमी कौन है जो अंदर घुस आया है? हे, मेरा उपनाम याओ है, मैं 10,000 मेडिसिन हॉल का मालिक हूँ। ये जानने पर कि आदरणीय किमियागर यहाँ हैं, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देने आया हूँ। मालिक याओ ने गूहे के सामने अत्यधिक सम्मान दिखाया, लगभग अत्यधिक चापलूसी की। मेडिसिन हॉल के मालिक। गूहे को मूल कहानी से ऐसा ही एक पात्र याद आया। मिस्टर याओ, आप यहाँ क्यों आए हैं? छोटी मेडिकल परी को चिंता थी कि गूहे नाराज हो सकता है, इसलिए उसने जल्दी से बात की। ये जियान, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि सम्मानित किमियागर हमारे मेडिसिन हॉल में यहाँ थे? मालिक याओ ने उसे तिरस्कारपूर्वक देखा, फिर गूहे को देखकर मुस्कुराया। सम्मानित किमियागर, आप थक गए होंगे। मैंने एक दावत तैयार की है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे निवास पर हमारे साथ शामिल होंगे। मालिक याओ की चापलूसी से असहज महसूस करने के बावजूद गूहे इसे पूरी तरह से अस्वीकार नहीं कर सका। वह किसी से मिलते ही असभ्य नहीं दिखना चाहता था और अपनी मिलनसार छवि को खराब नहीं करना चाहता था। किसी दावत की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ समय के लिए किंगशान टाउन में रहूँगा। क्या तुम मुझे शांत रहने की जगह ढूंढने में मदद कर सकते हो? इसके अलावा मेरा उपनाम गू है, इसलिए मुझे मिस्टर गू कहो। बार बार सम्मानित किमियागर सुनकर गूहे को अजीब लगा और उसने जल्दी से उसे सही किया। गूहे के शब्द सुनकर याओ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लिटिल मेडिकल फेरी चमक उठी। उसने सुझाव दिया, श्री याओ, आपके पास अतिरिक्त कमरे हैं। कृपया श्री गू के लिए एक कमरा तैयार करें। ओह, ये सुनकर श्री याओ कुछ देर के लिए चौंक गए, फिर जल्दी से जवाब दिया, वास्तव में श्री गूहे, आप मेरे आंगन में रहने पर विचार कर सकते हैं। ये बहुत शांतिपूर्ण है और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि यह आपको परेशान नहीं करेगा। श्री याओ मूर्ख नहीं थे। अगर उनसे पहले किमियागर उनके निवास पर रहे, अगर खबर बाहर आ गई तो किंगशान टाउन में कौन उन्हें अपमानित करने की हिम्मत करेगा? आखिरकार किंगशान टाउन में कोई भी दूसरे दर्जे के किमियागर के गुस्से का सामना नहीं कर सकता। यहाँ तक कि सबसे मजबूत वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप भी एक किमियागर को भड़का नहीं सकता। ठीक है, तो मैं कुछ दिनों के लिए आपके आंगन में रहूँगा। गूहे सहमत होने से पहले थोड़ा हिचकिचाया। एक पल की हिचकिचाहट के बाद गूहे ने थोड़ा सिर हिलाया और सहमति जताई। उसे याद आया कि मूल कहानी में जियाओ जियान इस मिस्टर याओ के पिछवाड़े में रहता था। अगर वह और लिटिल मेडिकल फेरी एक ही जगह साझा करते तो यह उसकी आगामी योजनाओं के लिए फायदेमंद होता। गूहे की सहमति सुनकर जियाओ जियान भी उत्साहित हो गई। मिस्टर गू के साथ एक ही आंगन में रहते हुए वह भविष्य की बातचीत के इस अवसर को कैसे छोड़ सकती थी। थोड़ी देर बाद मिस्टर याओ और लिटिल मेडिकल फेरी के साथ गूहे कुछ सड़कों पर चले और एक एस्टेट में पहुंचे। एस्टेट काफ़ी अनोखा था, जिसके प्रवेश द्वार पर एक दर्जन गार्ड तैनात थे। ऐसा लग रहा था कि किंगशान टाउन में 10,000 मेडिसिन हॉल का प्रभाव काफ़ी था। एस्टेट में प्रवेश करने के बाद मिस्टर याओ गूहे को एक शांत कमरे में ले गए। सर, इस कमरे पर एक नज़र डालिए। क्या यह आपकी पसंद के मुताबिक है? याओ गूहे को एक कमरे में ले गए और मुस्कुराते हुए पूछा।
ये बहुत बढ़िया है, ये कमरा ठीक रहेगा। गूहे ने नज़र डाली और फिर स्वीकृति में सिर हिलाया। छोटी मेडिकल परी पीछे पीछे चली गई, उसकी आंखें खुशी के साथ चमक रही थीं। गूहे का कमरा उसके कमरे से ज़्यादा दूर नहीं था और ऐसा लग रहा था कि उसका कमरा ऐसी जगह पर था जहां से गूहे को अक्सर गुजरना पड़ता था। ऐसा लग रहा था कि किस्मत भी उसका साथ दे रही थी। मैं आपके लिए कुछ रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें तैयार करके लाता हूँ। गूहे की सहमति से मी याओ का चेहरा चमक उठा और उसने माफ़ी मांगी। महोदय, मेरा कमरा आपके कमरे के पास ही है। यदि आप पहाड़ पर जड़ी बूटियां इकट्ठा करने की योजना बना रहे हैं तो आप मुझे कभी भी बुला सकते हैं। श्री याओ के जाने के बाद लिटिल मेडिकल परी की आंखें चमक उठीं और वह जल्दी से पास आकर अपनी सहायता की पेशकश करने लगी। ठीक है, गूहे ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तो फिर मैं विदा लेता हूँ। लिटिल मेडिकल परी एक पल के लिए झिझकी। उसने सोचा कि कीमिया पर मार्गदर्शन लेने से पहले जब तक वे अधिक परिचित न हो जाएं, तब तक प्रतीक्षा करना सबसे अच्छा है। आखिरकार वे पहले दिन ही मिले थे। बहुत अधिक पूछना नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। लिटिल मेडिकल परी को जाते हुए देखकर गूहे के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। उसके व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि उसके मन में उसके लिए अनुकूल धारणा थी। शायद जब वे अधिक परिचित हो जाएंगे तो प्रशिक्षुता का प्रस्ताव अस्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसलिए गूहे आधिकारिक तौर पर किंगशान टाउन में बस गए। अध्याय 12 जियोई जियान की प्रशिक्षुता। श्री याओ के मनों में 2 शांत दिनों के बाद गूहे ने जियोई जियान से संपर्क करने की पहल की। उसने उसे जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए दानव जानवर पर्वत श्रृंखला में अपने साथ चलने के लिए कहा। यह कुछ ऐसा था जिसका जियोई जियान को पहले से ही इंतजार था। बिना ज्यादा सोचे समझे जब गूहे उसके पास पहुंचा तो वह पूरे दिल से सहमत हो गई। पलक झपकते ही 7 दिन बीत गए। पहाड़ पर जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के कई अनुभवों के साथ वर्तमान जियोई जियान और गूहे के बीच का रिश्ता काफी परिचित हो गया था। इस दौरान जब भी जियोई जियान के पास सवाल होते, गूहे उदारता से कीमिया के बारे में अपना ज्ञान साझा करते, जिससे उसका सम्मान और भी बढ़ जाता। इस दिन पहाड़ पर जड़ी बूटियां इकट्ठा करने से लौटने के बाद गूहे तरोताज़ा हो गया और अपनी साधना शुरू करने वाला था। उस पल उसके कमरे में दस्तक गूंजी। उसके बाद बाहर से जियोई जियान की मधुर आवाज़ सुनाई दी। सर, मैंने खुद कुछ चिकन सूप बनाया है, क्या आप लेना चाहेंगे? आवाज़ सुनकर गूहे ने अपनी आंखें खोलीं। भीतर आश्चर्य की एक झलक झिलमिला रही थी। जियाओई जियान इतनी देर से उसे खोजने क्यों आ रहा था? चिकन सूप लेकर अंदर आओ। कुछ ही देर बाद गूहे की स्पष्ट आवाज़ गूंजी। चरमराहट। जैसे ही गूहे के शब्द धीमे हुए, दरवाज़ा खोला गया और जियाओई जियान की सुंदर आकृति धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई। अपने हाथों में एक खाद्य कंटेनर के साथ उसने इसे गूहे की ओर बढ़ाया और चंचलता से कहा, श्री गू, मैं कुछ समय से किंगशान टाउन में हूँ और मुझे अभी तक आपको अपना खाना चखने का मौका नहीं मिला है। गूहे के साथ कुछ दिन बिताने के बाद जियाओई जियान ने देखा कि यह प्रतिष्ठित कीमियागर श्रेष्ठता का भाव नहीं रखता था, वह मिलनसार था। इस प्रकार वह उसके साथ पूरी तरह से सहज हो गई थी। अब वह पहले जैसी संकोची नहीं रही। जरूर, मैं तुम्हारा बनाया हुआ खाना चखूंगा। गूहे के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और वह कुछ हद तक प्रत्याशित महसूस करता था। मूल रचना में ऐसा लगता था कि जियाओई जियान खाना बनाने में काफ़ी कुशल थी। अगर वह इस लड़की को अपने संरक्षण में ले ले तो क्या उसे दावत नहीं मिलेगी? आज्ञाकारी जियाओई जियान ने गूहे को चिकन सूप का कटोरा परोसा। एक घूंट पीने के बाद गूहे की आंखें चमक उठीं। युवती, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा खाना इतना अच्छा होगा। गूहे ने जियाओई जियान की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोका। अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं अब से हर दिन तुम्हारे लिए इसे बनाऊंगा। गूहे को चिकन सूप का आनंद लेते देख जियाओई जियान खुशी से झूम उठी। हर दिन। इन शब्दों पर गूहे ने थोड़ा पलक झपकाई, फिर अफसोस जताते हुए कहा, मैं हर दिन तुम्हारा चिकन सूप पीना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से। दुर्भाग्यपूर्ण क्या है? जियाओई जियान थोड़ा हैरान था। दुर्भाग्य से मैं थोड़ी देर में किंगशान टाउन छोड़ दूंगा, गूहे ने धीरे से कहा। आप जा रहे हैं, सर? गूहे के शब्द सुनकर जियाओई जियान हैरान रह गई। इस अवधि के दौरान उसने गूहे से कीमिया के बारे में बहुत कुछ सीखा था और महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त किए थे। उसे लगा कि अगर वह उससे सीखना जारी रखेगी तो वह खुद एक सच्ची कीमियागर बन सकती है। अब जब गूहे ने अचानक अपने प्रस्थान का उल्लेख किया तो जियाओई जियान को यह स्वीकार करना मुश्किल हो गया। ठीक है, मैं काफ़ी समय से किंगशान टाउन में हूँ। शायद अब आगे बढ़ने का समय आ गया है, गूहे ने कहा। उसके स्वर में उदासी का स्पर्श था। हालांकि यह अफसोस की बात है, किंगशान टाउन छोड़ने के बाद मैं अब आपके खाना का स्वाद नहीं ले पाऊंगा। आप किंगशान टाउन कब छोड़ने की योजना बना रहे हैं, सर? जियाओई जियान ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए पूछा। शायद कल या परसों।
यह इन 2 दिनों के भीतर होना चाहिए। गूहे ने चिकन सूप का एक घूंट लिया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। इस दौरान गूहे को लगा कि उसने जियाओ यी जियान पर एक अनुकूल प्रभाव छोड़ा है। वह किंगशान टाउन छोड़ने के दिन उसे अपना प्रशिक्षु बनाने का विचार प्रस्तावित करना चाहता था। अगर वह सहमत होती तो वह थोड़ी देर और रुकता, अगर वह मना करती तो वह सीधे टैगरे रेगिस्तान के लिए रवाना होने के लिए तैयार था। उसने सिस्टम से पूछताछ की थी और इसने पुष्टि की कि एक शिष्य को वास्तव में उसे अपने गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। किसी शिष्य को जबरन अपनाना सिस्टम की वापसी तंत्र को ट्रिगर नहीं करेगा। गूहे के शब्दों को सुनकर जियाओ यी जियान एक पल के लिए चुप हो गई। थोड़ी देर तक झिझकने के बाद उसकी निगाहें धीरे धीरे दृढ़ हो गईं और उसने इशारा करते हुए कहा, वास्तव में सर, अगर आप वास्तव में हर दिन चिकन सूप पीना चाहते हैं तो कोई रास्ता हो सकता है। ओह! इन शब्दों पर गूहे की आंखों में जिज्ञासा का एक संकेत दिखाई दिया और उसने कहा, कृपया मुझे और बताओ। यदि आप मुझे अपना प्रशिक्षु बनाने के लिए तैयार हैं तो मैं हर दिन आपके लिए चिकन सूप पकाने में खुशी महसूस करूंगा। जियाओ यी जियान के चेहरे पर एक चंचल मुस्कान खिल उठी, उसकी नज़र गूहे पर टिकी हुई थी। जियाओ यी जियान के स्वर में चिढ़ाने का स्पर्श था, जैसे कि वह गूहे के साथ मजाक कर रही हो। लेकिन वास्तव में इस समय जियाओ यी जियान अविश्वसनीय रूप से घबराई हुई थी। उसे यकीन नहीं था कि उसके शब्द गूहे को नाराज करेंगे या नहीं। जैसे ही गूहे ने जियाओ यी जियान के शब्द सुने, उसके हाव भाव कुछ पल के लिए थम से गए, और एक बार जब उसने उसके शब्दों को समझा तो उसके भीतर प्रत्याशा की भावना जाग उठी। क्या ये हो सकता है कि जियाओ यी जियान संकेत दे रही है कि वह मेरी शिष्या बनना चाहती है? अपने मन में ऐसे विचारों को घुमाते हुए गूहे को ये भी चिंता हुई कि जियाओ यी जियान शायद मजाक कर रही हो। इस प्रकार उसने अपने शब्दों पर ध्यान से विचार किया। उसकी नज़र उसके सामने खड़ी छोटी सी आकृति पर चली गई। हल्की हंसी के साथ उसने कहा, हाँ, अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य जरूर बनाऊंगा। क्या तुम गंभीर हो, सर? गूहे के शब्द सुनकर जियाओ यी जियान की आंखें चमक उठीं, उसकी निगाहों में उत्साह झलक रहा था। तुरंत वह अपनी सीट से उठी, गूहे को शालीनता से प्रणाम किया और उसकी मधुर आवाज़ गूंजी, शिष्य गुरु को नमस्कार करता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। जियाओ यी जियान की हरकतों का ये क्रम देखकर गूहे की अभिव्यक्ति कुछ हद तक हैरान हो गई। जियाओ यी जियान, ये पता चला कि वास्तव में गंभीर है। अध्याय 13, रसायन विज्ञान संबंधी अंतर्दृष्टि प्रदान करना। जियाओ यी जियान, क्या तुम गंभीर हो? जियाओ यी जियान को देखते हुए, जो वर्तमान में उसका शिष्य बनने का समारोह कर रहा था, गू एक क्षण भर के लिए अचंभित रह गया। बेशक मैं गंभीर हूँ। जियाओ यी जियान के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान छा गई। गूहे को विचारों में खोया हुआ देखकर उसकी अभिव्यक्ति जल्दी ही निराश हो गई। क्या ये हो सकता है, श्री गू, कि आप पहले मजाक कर रहे थे? आप वास्तव में मुझे अपना शिष्य बनाने का इरादा नहीं रखते हैं? नहीं, नहीं, नहीं। गूहे ने तुरंत इनकार कर दिया, कुछ हद तक उत्साहित होकर, मैं गंभीर हूँ। फिर वह शांत हो गया, जियाओ यी जियान को गंभीरता से देखते हुए और धीरे से कहा, आज से आप गूहे के दूसरे शिष्य हैं। चूंकि जियाओ यी जियान ने पहले ही उसका शिष्य बनने की पहल कर दी थी, इसलिए गूहे ने अपनी पहचान छिपाने का इरादा नहीं किया और उसने खुलकर बात की। गूहे की पुष्टि सुनकर जियाओ यी जियान का चेहरा एक बार फिर मुस्कुराहट से चमक उठा। गूहे, क्या ये शिक्षक का नाम है? जियाओ यी जियान ने खुद से कहा, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये नाम पहले भी सुना हो। जैसे ही उसने नाम दोहराया, उसके दिमाग में एहसास की एक चमक आए और उसने आश्चर्य से अपने सामने गूहे को देखा और कहा, शिक्षक, आप कीमिया राजा गूहे हैं। जियाओ यी जियान ने गूहे को बड़ी आंखों से देखा, उसके होंठ थोड़े खुले हुए थे, जैसे कि वह पहली बार गूहे को देख रही हो। उसकी हैरान निगाहों का सामना करते हुए गूहे ने हल्के से मुस्कुराया, फिर सिर हिलाया और कहा, वास्तव में ये सही है। आपके शिक्षक कीमिया राजा गूहे हैं। हालांकि उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी, लेकिन गूहे ने चुपके से खुद से कसम खाई कि उसे जल्द से जल्द इस उपाधि को त्यागना होगा। वर्तमान में उसकी ताकत पहले से ही 9 सितारा डू राजा के स्तर तक पहुंच चुकी थी, जो डू सम्राट के दायरे में पहुंचने से बस एक कदम दूर था। तब तक उसे अपना शीर्षक बदलकर कीमिया सम्राट गूहे कर लेना चाहिए। कीमिया सम्राट शीर्षक कीमिया राजा की तुलना में बहुत अधिक प्रभावशाली लग रहा था। अब जब उसने जियाओ यी जियान को अपना शिष्य बना लिया है तो इस लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। मेरा शिक्षक वास्तव में कीमिया राजा है। वह वास्तव में कीमिया राजा है। गूहे को कबूल करते हुए देखकर जियाओ यी जियान पूरी तरह से हैरान हो गई, उसका दिमाग समझने की कोशिश कर रहा था। कीमिया राजा गूहे उसके लिए एक महान व्यक्ति के समान था। वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि एक दिन वह वास्तव में कीमिया राजा गूहे की शिष्या बन जाएगी। वह गूहे को एकटक देखती रही, कुछ पल के लिए अवाक रह गई। गूहे ने उसके सामने अपना हाथ हिलाया और हंसते हुए कहा, मूर्ख लड़की, तुम क्या सोच रही हो?
क्या तुमने अभी तक इसे नहीं समझा? गुरुजी, मैं। जियो यी जियान वास्तविकता में वापस आ गई और गूहे को देखा, उसके शब्द अचानक लड़खड़ा रहे थे। तुम छोटी सी बच्ची, शिष्य बनने के बाद और भी दूर हो गई हो, गूहे ने हंसते हुए आश्वस्त किया, अभी आराम करो। कल तुम्हारा गुरु तुम्हें कीमिया के तरीके सिखाएगा। जियो यी जियान की अनुपस्थित मानसिकता और उसकी अधूरी समझ को देखकर गूहे ने अभिवादन समारोह सिखाने का अपना इरादा छोड़ दिया। जल्दबाजी करने से सफलता नहीं मिलेगी। ये स्पष्ट था कि जियो यी जियान उस पल में पूरी तरह से मौजूद नहीं थी, इसलिए वह जल्दी में नहीं था। हाँ गुरु, उस स्थिति में शिष्य उसे छोड़ देगा। गूहे के सांत्वना भरे शब्दों को सुनकर जियो यी जियान को कुछ हद तक आश्वस्त महसूस हुआ। उसने गूहे को प्रणाम किया और फिर सुंदर कदमों से उसके कमरे से बाहर निकल गई। ये लड़की, ऐसा लगता है कि वह वास्तव में अभी तक नहीं पकड़ी है। गूहे ने मेज पर बचे हुए कटोरे और चॉपस्टिक को देखा और अपना सिर हिलाया और साफ सफाई करने लगा। नमस्कार गुरु। अगली सुबह जैसे ही गूहे जागा, जियाओ यी जियान की सुंदर आवाज़ उसके कमरे के बाहर गूंज उठी। ये लड़की इतनी जल्दी उठ गई है, क्या वह पूरी रात सोई नहीं होगी? जियाओ यी जियान की आवाज़ सुनकर वह कुछ हैरान हुआ। फिर वह चला गया और धीरे से दरवाज़ा खोला। गुरु, हे सुप्रभात। जियाओ यी जियान एक खाद्य कंटेनर पकड़े हुए दिखाई दी, उसके चेहरे पर एक जानी पहचानी चंचल मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था कि इस समय उसने गूहे की पहचान को पूरी तरह से अपना लिया था। गुरु, आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया है न? आपका शिष्य आपके लिए कुछ लाया है। जियाओ यी जियान ने खाद्य कंटेनर खोला और एक आकर्षक सुगंध तुरंत कमरे में भर गई। गूहे अपनी भूख को जगाए बिना नहीं रह सका, मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया, ठीक है। वह ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि इस शिष्य को पाना व्यर्थ नहीं गया। अब उसे दिन में 3 बार भोजन मिलने की गारंटी थी। ये सुनकर जियाओ यी जियान ने खुशी खुशी एक कटोरा और चॉपस्टिक्स निकाली। एक रात के चिंतन के बाद वह सब कुछ समझ गई थी। उसका शिक्षक कीमिया राजा था, क्या ये और भी बेहतर नहीं था? उस सारी उथल पुथल का क्या मतलब था? आखिरकार जियामा साम्राज्य के भीतर कौन सा युवा कीमिया राजा गूहे के अधीन प्रशिक्षु नहीं बनना चाहेगा? अपने शिक्षक के अधीन अध्ययन करने में सक्षम होना वास्तव में सौभाग्य की बात थी। इस समय जियाओ यी जियान ने अपनी मानसिकता को पूरी तरह से समायोजित कर लिया था। शिष्य, आज मैं आधिकारिक तौर पर आपको कीमिया के तरीके सिखाना शुरू करूंगा। नाश्ता खत्म करने और सफाई करने के बाद गूहे ने जियाओ यी जियान को देखा और गंभीरता से बोला, आह, इतनी जल्दी? जियाओ यी जियान हैरान थी। उसका शिक्षक वास्तव में समर्पित था, है न? शिष्य के रूप में यह उसका पहला दिन था। हाँ, चूंकि तुम पहले से ही मेरे संरक्षण में हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने नियम समझाऊंगा। गूहे ने गंभीर मुद्रा बनाए रखने की कोशिश करते हुए जियाओ यी जियान की ओर देखा। सबसे पहले, मेरे सेक्स में शामिल होने पर मैं आपको 3 स्वागत उपहार दूंगा। आपको इन उपहारों को बिना मना किए स्वीकार करना चाहिए। दूसरी बात, मैंने हमेशा योगदान देने वालों को पुरस्कृत करने में विश्वास किया है। भविष्य में चाहे आप बाहरी रूप से मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाएं या आंतरिक रूप से अपने कौशल में सुधार करें, मैं पर्याप्त पुरस्कार प्रदान करूंगा। तीसरी बात, जब तक आप स्कूल को धोखा नहीं देते तब तक आपके कार्य आपकी अपनी स्वतंत्रता हैं और मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। शुरू में गूहे की गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर जियाओ यी जियान ने सोचा कि वह कुछ बहुत सख्त आवश्यकताएं लगा सकता है। हालांकि इन 3 शर्तों को सुनकर वह अवाक रह गई। आह शिक्षक, बस इतना ही? जियाओ यी जियान ने अपनी चमकती आंखों को झपकाते हुए गूहे को कुछ उलझन के साथ देखा। गूहे ने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, मेरे स्कूल में प्रशिक्षुओं के लिए इतने सारे नियम नहीं हैं, बस ये 3। ये बहुत अच्छा है, जियाओ यी जियान ने धीरे से कहा। ये 3 दिशा निर्देश बिल्कुल भी ज़रूरतों की तरह नहीं लग रहे थे, ये व्यावहारिक रूप से शिष्यों के लिए अंतिम सुविधाएं थीं। जियाओ यी जियान ने शुरू में सोचा था कि कीमिया राजा का प्रशिक्षु बनने के लिए सख्त नियम लागू होंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही थी। आओ मेरे आज्ञाकारी शिष्य, मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हें कीमिया के तरीके बताने वाला हूँ। गूहे ने धीरे से जियाओ यी जियान से कहा। ओह! ये सुनकर जियाओ यी जियान थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन आज्ञाकारी ढंग से गूहे के सामने बैठ गया। बाद में तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए। अपने मन और आत्मा को केंद्रित करो, जो जानकारी मैं तुम्हें देने वाला हूँ उसे पूरी तरह से आत्मसात करो। समझ गया गुरु, जियाओ यी जियान ने धीरे से जवाब दिया और फिर गूहे के निर्देशों का पालन किया। जैसे ही गूहे ने बात की, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जियाओ यी जियान के माथे पर अपनी हथेली रख दी। अगले ही पल गूहे ने अपने मन को एकाग्र किया और सिस्टम को आदेश जारी किया, मेरे दिमाग में मौजूद सभी रसायन विज्ञान संबंधी अंतर्दृष्टि को जियाओ यी जियान तक पहुंचा दो। अध्याय 14, 9वीं श्रेणी के कीमियागर की विरासत। सिस्टम, मेरे दिमाग में मौजूद सभी कीमिया संबंधी अंतर्दृष्टि को जियाओ यी जियान तक पहुंचा दो।
जैसे ही गूहे ने चुपचाप आदेश दिया, सिस्टम तेजी से सक्रिय हो गया। गूहे की हथेली से व्यापक जानकारी का प्रवाह बह निकला, जो जियाओ यीजियान की चेतना में उत्साहपूर्वक प्रवेश कर गया। अत्यधिक जानकारी जियाओ यीजियान की आत्मा की गहराई में एक तलवार की तरह चुभ गई, जिससे वह अनजाने में दर्द में चिल्ला उठी। अच्छे शिष्य, इसे सहन करो, अपने मन को शांत करो और ध्यान केंद्रित करो, ये जल्द ही बीत जाएगा। जियाओ यीजियान के चेहरे पर बेचैनी देखकर गूहे पछताने से खुद को रोक नहीं पाया, ये सोचकर कि क्या उसने बहुत जल्दबाजी की थी। एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में जानकारी प्रसारित करने पर क्या जियाओ यीजियान की ताकत इसका सामना कर सकती थी। गूहे के आश्वासन को सुनकर जियाओ यीजियान ने अपने दांत पीसते हुए और अपने मन में चुभने वाले दर्द को सहते हुए एक नर्म हाँ के साथ जवाब दिया। सौभाग्य से जियाओ यीजियान के मन में जो दर्द आया था वह उतनी ही जल्दी खत्म हो गया जितनी जल्दी आया था। जैसे ही उसकी अभिव्यक्ति सामान्य हुई, गूहे ने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है, वह ठीक है। अगर उसके कार्यों के कारण कुछ गलत हुआ होता तो गूहे अपराध बोध से ग्रस्त हो जाता। जैसे ही गूहे ने राहत की सांस ली, उसके दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट गूंज उठा। पता चला कि मेजबान ने दूसरे शिष्य जियाओ यीजियान को छठे दर्जे के कीमियागर की अंतर्दृष्टि प्रदान की है। बधाई हो, मेजबान ने 10,000 गुना रिटर्न ट्रिगर किया है और 9वें दर्जे के कीमियागर की विरासत प्राप्त की है। 9वें दर्जे के कीमियागर की विरासत सिस्टम को जारी की गई है। होस्ट, कृपया जांच करें। सिस्टम के संकेत को सुनकर गूहे का मुंह खुला रह गया, आश्चर्य प्रकट करते हुए। 10,000 गुना रिटर्न और 9वें दर्जे के कीमियागर की विरासत। क्या यह अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक नहीं था? गूहे एक पल के लिए स्तब्ध होकर स्थिर खड़ा रहा। फिर उसका दिमाग चला गया और वह सीधे सिस्टम स्पेस में प्रवेश कर गया। अंदर जाते ही उसने शून्य में एक चमकदार क्षेत्र को लटका हुआ देखा। क्या ये 9वें दर्जे के कीमियागर की विरासत का क्षेत्र है? गूहे ने शून्य में क्षेत्र को देखा, उसकी आंखें ज्वलंत दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। क्या इस क्षेत्र के साथ विलय करने से उसे 9वें दर्जे के कीमियागर की विरासत मिलेगी? 9वें दर्जे का कीमियागर यह कोई साधारण रैंक नहीं है। डुक्यूई महाद्वीप पर कितने 9वें दर्जे के कीमियागर मौजूद थे? ये वास्तव में शिखर पर एक अस्तित्व था। डिंग, क्या मेज़बान 9वीं रैंक के कीमियागर की विरासत स्वीकार करता है? जैसे ही गूहे की चेतना चमकदार क्षेत्र के पास पहुंची, वह अपने मन में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनने से खुद को रोक नहीं सका। प्रॉम्प्ट सुनने पर गूहे कुछ देर के लिए हिचकिचाया। फिर उसने सोचा कि जियाओ यीजियान अभी भी बाहर सूचना को अवशोषित कर रही थी, इसलिए उसने निर्णायक रूप से मना कर दिया। क्या होगा अगर जियाओ यीजियान समय से पहले जाग गया और विरासत को स्वीकार करने में बाधा उत्पन्न की? ये परेशानी भरा होगा। एक बार फिर पुरानी कहावत सच साबित हुई, जल्दबाजी बेकार जाती है। गूहे ने मना करने और जियाओ यीजियान के जागने तक प्रतीक्षा करने का फैसला किया। वह विरासत को तब स्वीकार करेगा जब वह अकेला होगा, बिना किसी व्यवधान के। इस तरह उसे कोई भी बाधित नहीं करेगा। इस योजना को ध्यान में रखते हुए गूहे के विचार बदल गए और उसकी चेतना धीरे धीरे सिस्टम स्पेस से हट गई। वापस कमरे में गूहे ने धीरे से अपनी आंखें खोली और पाया कि जियाओ यीजियान अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए थी, जो स्पष्ट रूप से सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया में लीन थी। उसने जियाओ यीजियान को रैंक 1 से 6 तक की कीमिया की अंतर्दृष्टि को परिश्रमपूर्वक बताया था। जियाओ यीजियान की ताकत को देखते हुए इतनी व्यापक मात्रा में जानकारी को अवशोषित करना वास्तव में एक चुनौती थी। हालांकि सिस्टम स्पेस में 9वें रैंक के कीमियागर विरासत क्षेत्र के विचार ने गूहे के होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान ला दी। अंत में सब कुछ इसके लायक होगा। ये सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण था कि जियाओ यीजियान को कठिनाई सहनी पड़ी। जैसे ही उसने जियाओ यीजियान की भौहें सिकुड़ी, गूहे ने मन ही मन कसम खाए, अच्छे शिष्य, इस बार तुम्हें कष्ट हुआ है, मैं भविष्य में इसकी भरपाई करूंगा। गूहे ने अपने लिए सुगंधित चाय का एक कप डाला और धैर्यपूर्वक जियाओ यीजियान के खत्म होने का इंतजार करते हुए उसका स्वाद लिया। लगभग 1 घंटे के बाद गूहे ने 7 या 8 कप चाय पी ली थी, जिससे उसका पेट तरल से भर गया था। इस समय जियाओ यीजियान की पलकें झपकी और उसने आखिरकार धीरे से अपनी आंखें खोलीं। शिक्षक। जियाओ यीजियान की खूबसूरत आंखें झपकी, पहले तो उलझन भरी नजर आई, फिर उसे कुछ याद आया जिसने उसकी चमकदार निगाहों में उत्साह जगा दिया। इस समय उसने गूहे द्वारा उसके दिमाग में दी गई लगभग सारी जानकारी को आत्मसात कर लिया था, और यह वही जानकारी थी जिसने उसे उत्साह और विस्मय से भर दिया। 6ठी रैंक के कीमियागर की अंतर्दृष्टि। पहली से 6ठी रैंक के कीमियागर के लिए जरूरी सभी कीमियागर अंतर्दृष्टि। आश्चर्यजनक रूप से शिक्षक ने उन्हें एक ही बार में प्रसारित किया। जियाओ यीजियान ने अपने दिमाग में जानकारी को याद किया, जो ज्वलंत और गहराई से अंकित थी। उसे लग रहा था कि ये अंतर्दृष्टि पहले से ही उसके दिमाग में थी, अविस्मरणीय। ऐसी विधि वास्तव में चमत्कारी। जियाओ यीजियान जानती थी कि ये शिक्षक ने उसके दिमाग में छोड़ी हैं।
अपने दिमाग में गहन जानकारी के बारे में सोचते हुए एक हल्की मुस्कान बनी। शिक्षक, आपकी मुलाकात का उपहार वास्तव में महत्वपूर्ण है। हालांकि उसे गुहे द्वारा पहले बताए गए 3 उपहार याद आ गए। ये पहला उपहार आश्चर्यजनक था, अगले 2 के बारे में क्या? ये सोचते हुए जियाओ यी जियान की निगाहें उत्साह से भर गईं। अरे अरे, तुम क्या सोच रहे हो? लार टपक रही है, हुँ। उस पल एक बड़े हाथ ने जियाओ यी जियान के सिर को थपथपाया, जिससे वह अपने विचारों से बाहर आ गई। क्या मैं लार टपका रही हूँ? जियाओ यी जियान घबरा गई, उसने अपना मुंह पोंछा। नहीं, मैं नहीं टपका रही हूँ। उलझन में उसने अपना सिर उठाया और गुहे के चेहरे पर एक चिढ़ाने वाला भाव देखा, उसकी मंशा को समझ गई। शिक्षक, आप मुझे चिढ़ा रहे हैं। जियाओ यी जियान शर्मा गई, शर्मिंदा हुई। हे, उसकी बेचैनी को देखकर गुहे मुस्कुराया, धीरे से पूछा, तुम्हें कैसा लग रहा है? कोई असुविधा? असुविधा? जियाओ यी जियान ने पलकें झपकाईं, फिर अपना सिर हिलाया, उसकी आवाज़ हल्की थी। शिक्षक, मैं ठीक हूँ। गुहे ने गंभीरता से सिर हिलाया, तुम्हें मेरे द्वारा दी गई रसायन विज्ञान की अंतर्दृष्टि को समझना चाहिए। एक बार जब तुम उनमें महारत हासिल कर लोगे तो तुम छठी रैंक के कीमियागर के दायरे से दूर नहीं रहोगे। हाँ, मैं समझता हूँ। जियो यी जियान ने आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया। बाद में उसकी थकान को देखकर गुहे हिचकिचाया। उसने आगे की ट्रेनिंग कल तक के लिए टालने का फैसला किया। आज उसने पहले ही कई चुनौतियों का सामना किया था, उसे आराम करना चाहिए। एक सौम्य स्वर में गुहे ने कहा, प्रशिक्षु, चलो आज के लिए यहीं रुकते हैं। जाओ और आराम करो। स्वाभाविक रूप से जियो यी जियान ने सिर हिलाया, टेबलवेयर को साफ किया और कमरे से बाहर निकल गया। उसके चले जाने के बाद गुहे ने दरवाजा बंद किया, बिस्तर पर बैठ गया और तुरंत सिस्टम स्पेस में प्रवेश किया। मडराते हुए विरासत प्रकाश क्षेत्र को देखते हुए गुहे ने आदेश दिया, सिस्टम, 9वीं रैंक के कीमियागर की विरासत प्राप्त करना शुरू करो। जैसे ही गुहे के शब्द निकले, विरासत प्रकाश क्षेत्र एक सफ़ेद रोशनी में बदल गया और गुहे के दिमाग में प्रवेश कर गया। अध्याय 15, दूसरा पुरस्कार। जैसे ही विरासत प्रकाश क्षेत्र गुहे के दिमाग में प्रवेश किया, जानकारी का एक विशाल प्रवाह फूट पड़ा। इससे पहले कि गुहे प्रतिक्रिया कर पाता, उसके दिमाग में जानकारी की एक जबरदस्त धारा भर गई। अचानक गुहे खुद को रोक नहीं सका और एक दयनीय चीख निकाल दी। उसके दिमाग में जानकारी के अनगिनत गहरे टुकड़े बेतहाशा उमड़ पड़े। गुहे को लगा जैसे उसकी आत्मा को मांस की चक्की में फेंक दिया गया हो, बेरहमी से फाड़ दिया गया हो। इस पल उसने स्पष्ट रूप से उस दर्द का अनुभव किया जो जियाओ यी जियान ने पहले सहा था। नहीं, जियाओ यी जियान की तुलना में वह जिस पीड़ा का सामना कर रहा था, वह और भी तीव्र थी। आखिरकार ये 9वीं रैंक के कीमियागर की विरासत थी। अपनी आत्मा के फटने की अनुभूति को सहने के लिए खुद को मजबूर करते हुए गुहे ने अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर किया और जानकारी की इस विशाल लहर को अवशोषित करने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही विरासत प्रकाश क्षेत्र के भीतर की जानकारी गुहे के दिमाग में भर गई, उसकी आत्मा में गहरा दर्द और भी मजबूत हो गया। गुहे का रंग बहुत पीला पड़ गया था और उसका कभी सुंदर और सुडौल चेहरा अब अविश्वसनीय रूप से विकृत लग रहा था। उसे लगा जैसे उसकी चेतना डूबने के कगार पर है, धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। जैसे ही गुहे बेहोशी में जाने वाला था, उसके सीने में कुछ हुआ। अधिक सटीक रूप से उसके हृदय क्षेत्र में अचानक इंद्रधनुषी रंग की रोशनी का एक विस्फोट हुआ। अगर इस समय गुहे की चेतना स्पष्ट होती तो वह इसे अपने शरीर के अंदर देख सकता था। रहस्यमय रून उत्सर्जित करने वाला एक हृदय इंद्रधनुषी रंग की चमक में लिपटा हुआ। इंद्रधनुषी चमक ने धीरे धीरे गुहे के पूरे शरीर को ढक लिया। बाहर से उसका आकार अस्पष्ट हो गया, केवल बिस्तर पर प्रकाश की एक गेंद रह गई। जैसे ही इंद्रधनुषी रोशनी उसकी आत्मा की गहराई में घुसी, गुहे ने तुरंत अपनी आत्मा के माध्यम से एक ठंडी सनसनी महसूस की, जो धीरे धीरे उसके दिमाग की स्पष्टता को बहाल कर रही थी। अपने शरीर में बदलाव को महसूस करते हुए गुहे की आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई। फिर उसकी चेतना उसके शरीर में उतरी और उसने उस हृदय को खोज लिया जो इंद्रधनुषी रंग की रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। ये है 7 छिद्र उत्तम गोली हृदय का प्रभाव। गुहे ने तुरंत सब कुछ समझ लिया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि 7 छिद्र उत्तम गोली हृदय का ऐसा प्रभाव होगा। गुहे का हृदय आनंदित हुआ। उसने अपने विचारों में अपार जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने मन को तुरंत केंद्रित किया। 7 छिद्र उत्तम हृदय गोली की सहायता से गुहे को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उसने विरासत प्रकाश क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी को सहजता से अवशोषित कर लिया। जैसे ही कमरा बहुरंगी रोशनी से जगमगा उठा, समय बीतता गया। आकाश धीरे धीरे काला होता गया, जल्द ही शाम हो गई। इस क्षण गुहे के शरीर पर बहुरंगी चमक अंततः फीकी पड़ गई। साथ ही बिस्तर पर लेटे हुए गुहे ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी निगाह में अत्यंत उत्साह की चमक थी। मैंने कर दिखाया, मैं सफल हुआ। गुहे तुरंत उठ खड़ा हुआ, उसका सुंदर चेहरा बेकाबू उत्साह से चमक उठा। उसने जानकारी को अपने मन में पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था।
अपनी आंखें बंद करते ही 9वें दर्जे के कीमियागर की विरासत से प्राप्त व्यापक ज्ञान उसके मन में तेजी से कौंध गया। मानो ये विवरण उसके मन में गहराई से अंकित हो गए थे, जिन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। अब उसके मन में 9वें दर्जे के कीमियागर के जीवनकाल की कीमिया संबंधी अंतर्दृष्टि थी। उत्साह से चमकती आंखों के साथ गूहे कड़ाही निकालने और दवा बनाने के लिए उत्सुक था। फिर भी उसके शेष संयम ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। कीमिया के लिए शांत और संयमित मन की आवश्यकता होती है और उसकी वर्तमान स्थिति उपयुक्त नहीं थी। मेज पर आकर गूहे ने अपने लिए सुगंधित चाय का एक कप डाला। जैसे ही भाप से भरा तरल उसके पेट में गया, वह धीरे धीरे शांत हो गया। अपने नए शांत होने के दौरान गूहे ने अपने आप में कुछ बदलाव भी देखे। सबसे पहले 9वें दर्जे के कीमियागर की विरासत के प्रकाश क्षेत्र से विशाल जानकारी प्राप्त करने के बाद ऐसा लगा कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत बढ़ गई है। इस नतीजे के बारे में गूहे ने थोड़ा पलकें झपकाईं, फिर एक कड़वी मुस्कान दिखाई। ये वास्तव में व्यर्थ नहीं था, उसने अभी जो अपार दर्द सहा था। वास्तव में इसने उस पुरानी कहावत की पुष्टि की, बिना दर्द के कोई लाभ नहीं है। गूहे ने ध्यान से अपने भीतर महसूस किया और यह जानकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसकी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति ने 7वें दर्जे के कीमियागर की आत्मा की शक्ति की आवश्यकताओं को पूरा कर दिया है। 7वें दर्जे का कीमियागर बनने के लिए कीमिया में मानक हासिल करने के अलावा आध्यात्मिक शक्ति की तीव्रता से मेल खाने की भी आवश्यकता थी। और दोनों पहलुओं में गूहे के लिए, जिसने अब 9वें दर्जे के कीमियागर की विरासत को विरासत में लिया था, दोनों हासिल किए गए थे। दूसरे शब्दों में गूहे के पास अब डू सम्राट के लिए प्रयास करने की क्षमता थी। अपने मन में विरासत में मिले कई परिष्कृत कीमिया रहस्यों के साथ गूहे को डू सम्राट के स्तर तक पहुंचने का जबरदस्त विश्वास था। इसके अलावा गूहे को एहसास हुआ कि उसकी साधना की बाधा ढीली पड़ गई है। इस दर पर बाहरी सहायता के बिना भी वह कुछ ही समय में डू सम्राट के दायरे में प्रवेश कर सकता था। अप्रत्याशित रूप से इस बार उसने इतने सारे अतिरिक्त लाभ प्राप्त किए थे। अपने विचारों को समाप्त करने पर गूहे के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान छा गई। चाय का प्याला उठाते हुए उसने धीरे से एक घूंट लिया, कल के आने का कुछ उत्सुकता महसूस करते हुए। अगले दिन सूरज पहले से ही ऊंचा था और गूहे अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। शायद ये कल की उस अपार जानकारी का एकीकरण था जिसने गूहे को कुछ थका हुआ महसूस कराया। यह उसके लिए काफी असामान्य था, जो सुबह जल्दी उठने का आदी था। शिक्षक, शिक्षक! बाहर से जियाओ यी जियान की कोमल और मधुर आवाज ने आखिरकार गूहे को उसकी नींद से जगाया। बाहर आसमान की ओर देखते हुए गूहे को आखिरकार एहसास हुआ कि वह देर से सो गया था। बाहर से जियाओ यी जियान की आवाज़ सुनकर गूहे खुद को रोक नहीं सका और व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। लगता है कि कल से कुछ दुष्परिणाम हैं। हालांकि अंदर सोने का एहसास काफ़ी अच्छा था। शिक्षक, शिक्षक! अंदर से कोई प्रतिक्रिया न देखकर जियाओ यी जियान ने कुछ और बार आवाज़ लगाए। आ रहा हूँ, गूहे चिल्लाया और फिर कुशलता से कपड़े पहने दरवाज़ा खोलने के लिए चला गया। गुरु, क्या आप अभी भी नहीं जागे हैं? जियाओ यी जियान ने कमरे में अपना सिर घुसाया, चारों ओर देखा और उसका चेहरा संदेह से भरा हुआ था। ये सुनकर गूहे शर्मिंदा लग रहा था। इस नई दुनिया में वह केवल एक बार सोया था और उसके शिष्य ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। खांसी खांसी, अच्छा। जैसे ही गूहे स्पष्टीकरण देने वाला था, जियाओ यी जियान को अचानक कुछ एहसास हुआ। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसने खुद को दोषी ठहराया। गुरु, ये कल की वजह से नहीं है कि तुम थक गए हो, है ना? ये तुम्हारी गलती नहीं है, गूहे ने शुरू किया, लेकिन जियाओ यी जियान पहले से ही खुद को दोषी मान रही थी। ओह! गूहे उसके शब्दों से थोड़ा हैरान था। उसे लगा कि वह काफ़ी कल्पनाशील थी। ये कुछ भी नहीं है। गूहे ने धीरे से जियाओ यी जियान के सिर को थपथपाया, उसे दिलासा देते हुए। अच्छा शिष्य, ये सिर्फ इतना है कि तुम्हारा शिक्षक आलसी हो रहा था। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। सच में? गूहे के शब्दों को सुनकर जियाओ यी जियान ने खुद को दोष देना बंद कर दिया और गूहे को संदेह से देखते हुए अपनी आंखें झपकाईं। क्या तुम्हारा शिक्षक तुमसे झूठ भी बोल सकता है? आज तुम्हारा शिक्षक तुम्हें दूसरा उपहार देगा। गूहे ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए जियाओ यी जियान को इशारा किया, यहाँ आओ और बैठ जाओ। ओह! जियाओ यी जियान ने आज्ञाकारी ढंग से अपना छोटा सा सिर हिलाया, गूहे के पास आकर बैठ गई। अध्याय 16, साधना के 5 वर्ष। अपने सामने बैठे जियाओ यी जियान को देखकर गूहे के होंठ मुस्कुराहट में बदल गए। फिर उसने धीरे से अपनी हथेली को जियाओ यी जियान की पीठ पर दबाया। सिस्टम, जियाओ यी जियान को साधना का हस्तांतरण आरंभ करो। गूहे ने अपनी आंखें बंद की और चुपचाप आदेश दिया। गूहे के आदेश का पालन करते हुए उसके भीतर डू क्यूई की एक लहर उसकी हथेली की ओर इकट्ठा होने लगी और फिर जियाओ यी जियान के शरीर में प्रवाहित होने लगी। जियाओ यी जियान उत्सुक थी कि उसके शिक्षक उसे क्या संचारित करने वाले थे, जब उसने अचानक महसूस किया कि ऊर्जा का एक विशाल प्रवाह उसके शिक्षक की हथेली से होकर उसके शरीर में पागलों की तरह दौड़ रहा है। साथ ही उसके शरीर में बहुत दर्द हुआ।
अपने मन को केंद्रित करो और अपनी सांस को शांत करो। इस शक्ति को अवशोषित करने की पूरी कोशिश करो। अगर यह असहनीय हो जाए तो मुझे बताना। इस समय जियाओ यी जियान के कानों में गुहे की थोड़ी सख्त आवाज़ गूंजी। ये सुनते ही जियाओ यी जियान के दिल में घबराहट तुरंत कम हो गई। उसने अपने शरीर के भीतर दर्द को सहन किया, शक्ति को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित किया। गुहे की हथेली से शक्ति के संचार के साथ जियाओ यी जियान का साधना क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ा। एक दबी हुई आवाज़ के साथ जियाओ यी जियान ने डू शिष्य के छठे चरण को तोड़ दिया। एक पल के बाद उसकी आभा में एक और बदलाव आया। वह डू क्यूई के 7वें चरण में आगे बढ़ी। हालांकि शायद बाहरी बल के बहुत तीव्र होने के कारण जियाओ यी जियान के सुंदर चेहरे पर पीलापन का एक संकेत दिखाई दिया। फिर भी अब भी जियाओ यी जियान ने अपने दांत भींचे और डटी रही। जियाओ यी जियान की आभा में एक और बदलाव होने से पहले बहुत समय नहीं बीता। डू शिष्य का 8वां चरण, डू शिष्य का 9वां चरण। जैसे ही वह एक डू अभ्यासी के स्तर को तोड़ने वाली थी, जियाओ यी जियान आखिरकार अपनी सीमा तक पहुंच गई। यह महसूस करते हुए कि जारी रखने से उसका शरीर फट जाएगा, वह चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाए। गुरु, ये शिष्य अब और सहन नहीं कर सकता। जियो यी जियान की आवाज़ सुनकर गुहे की आंखों में निराशा की झलक दिखाई दी। हालांकि बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत डू क्यूई डालना बंद कर दिया। जियो यी जियान अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी, आगे बढ़ने से उसे केवल नुकसान ही होगा। डिंग ने पाया कि मेजबान दूसरे शिष्य जियो यी जियान को 2 दिन की साधना दे रहा है। बधाई हो मेजबान, 5 साल की साधना प्राप्त करके 1000 गुना प्रतिफल प्राप्त करने के लिए। नोट: 5 साल की साधना 9 सितारा डू किंग स्तर के अनुरूप है। 5 साल की साधना सिस्टम स्पेस में जमा हो गई है। कृपया तदनुसार जांच करें मेजबान। सिस्टम की अधिसूचना सुनकर गुहे के विचार उठे और वह सीधे सिस्टम स्पेस में प्रवेश कर गया। जल्द ही उसने शून्य में एक ऊर्जा क्षेत्र को निलंबित देखा। इन 5 वर्षों की साधना के साथ मैं निश्चित रूप से डू सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करूंगा। शून्य में ऊर्जा क्षेत्र को देखते हुए गुहे की आंखों में उत्साह की चमक थी। डिंग, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या मेजबान 5 साल की साधना को एक साथ मिलाना चाहता है? जैसे ही गुहे की चेतना ने ऊर्जा क्षेत्र को छुआ, उसके दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनाई दिया। नहीं, बिना किसी हिचकिचाहट के गुहे ने निर्णायक रूप से मना कर दिया और जल्दी से सिस्टम स्पेस से बाहर निकल गया। डू सम्राट क्षेत्र में घुसने से निस्संदेह डू क्यूई का एक बड़ा तूफान शुरू हो जाएगा, जिससे जबरदस्त सनसनी पैदा होगी। उसे सफलता पाने के लिए एक शांत जगह खोजने की जरूरत थी। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए गुहे ने देखा कि जियाओ यी जियान अभी भी अपने शरीर के भीतर ऊर्जा को पचाने में डूबी हुई थी। गुहे को एहसास हो गया था कि जियाओ यी जियान इस समय डू शिष्य क्षेत्र में घुसने की कगार पर थी। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि उसका शरीर डू क्यूई के एक और जलसे को झेलने के लिए बहुत कमजोर था। गुहे ने जियाओ यी जियान को परेशान नहीं किया और चुपचाप अपनी चाय पीते हुए मेज के पास बैठ गया। आधे घंटे बाद जियाओ यी जियान ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। अपने भीतर समाहित शक्ति को महसूस करते हुए उसकी खूबसूरत आंखों में उत्साह की चमक दिखाई दी। डू डिसिपल का शिखर 9वां चरण। इतने कम समय में वह डू डिसिपल के मूल 5वें चरण से 9वें चरण के शिखर पर पहुंच गई थी। यह अविश्वसनीय था। जियाओ यी जियान की नज़र गुहे पर गई, उसकी आंखों में कृतज्ञता साफ झलक रही थी। स्वाभाविक रूप से वह जानती थी कि यह सब उसके शिक्षक की मदद की बदौलत था, जिसने इतना महत्वपूर्ण बदलाव संभव बनाया। शिक्षक, धन्यवाद। जियाओ यी जियान खड़ी हुई, गुहे के पास गई और सम्मानपूर्वक झुकी। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? गुहे ने चाय का प्याला टेबल पर रखा और गर्मजोशी से मुस्कुराए। अच्छा, मुझे लगता है कि मैं वाकई शक्तिशाली हो गई हूँ। ये सुनकर जियाओ यी जियान ने आत्मविश्वास से अपनी पतली भुजाएं फैलाईं। शक्तिशाली? गुहे कुछ पल के लिए अवाक रह गई। डू शिष्य का बेहद शक्तिशाली 9वां चरण। ये वाकई भयानक था। अच्छे शिष्य, क्या आप जानते हैं कि किंगशान टाउन में कोई शांत जगह है? आपके शिक्षक को सफलता के लिए कोई जगह ढूंढने की जरूरत है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद गुहे मुस्कुराए और जियाओ यी जियान से पूछा। उसे याद आया कि मूल कार्य में जियाओ यी जियान को दानव जानवर पर्वत श्रृंखला के भीतर एक एकांत घाटी के बारे में पता था। वह स्थान डू सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त होना चाहिए। शिक्षक, क्या आप सफलता प्राप्त करने जा रहे हैं? जियाओ यी जियान के शब्दों पर गुहे रुक गया, फिर सहजता से उत्तर दिया, एक घाटी है जो निश्चित रूप से आपकी सफलता के लिए उपयुक्त होगी। ये सुनकर गुहे के होठों के कोनों पर एक मुस्कान आ गई। ... 1 घंटे बाद दानव जानवर पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में एक घाटी के ऊपर गुहे धीरे से जियाओ यी जियान को अपनी बाहों में पकड़े हुए नीचे उतरा। शिक्षक, ये वह स्थान है। जियाओ यी जियान ने आगे घाटी की ओर इशारा किया और मुस्कुराया।
उसके शब्दों पर गूहे की आंखों में आश्चर्य की भावना दिखाई दी, क्योंकि उसने अपनी पीठ पर उग्र लाल पंखों को वापस खींच लिया। उसने घाटी में देखा और इसकी ऊर्जा की प्रचुरता को देखा। उसने घाटी के भीतर उगने वाली विभिन्न दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों को भी देखा। धुंध के साथ जड़ी बूटियों की खुशबू ने एक रमणीय वातावरण बनाया। हवा में घुली जड़ी बूटियों की खुशबू को महसूस करने के बाद गूहे ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। हाँ, ये वास्तव में एक अच्छी जगह है। फिर वह सीधे घाटी के अंदरूनी हिस्से में चला गया। उसके पीछे पीछे ज़ियाओई जियान भी चल रहा था। कुछ पल बाद गूहे एक प्राकृतिक गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। वह ज़ियाओई जियान की ओर मुड़ा और बोला, शिष्य, तुम्हारे गुरु कुछ समय के लिए एकांत में रहेंगे। इस दौरान मैंने तुम्हें जो कीमिया तकनीकें सिखाई हैं उनका अभ्यास करना सुनिश्चित करो। ये सुनकर ज़ियाओई जियान की आंखों में अनिच्छा की एक झलक दिखाई दी। उसने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गई गुरु। अच्छा, एकांत से बाहर आने के बाद मैं तुम्हारी प्रगति का आकलन करूंगी। गूहे के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। उसने ज़ियाओई जियान के बालों को बिखेरा और अधिक गंभीर दिखने की कोशिश की। अगर कोई सुधार नहीं हुआ तो मुझे तुम्हें अनुशासित करना होगा। गुरुजी, निश्चिंत रहें, आपका शिष्य आपको निराश नहीं करेगा। ज़ियाओई जियान ने दृढ़ निश्चय के साथ सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। गूहे ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया, फिर धीरे धीरे गुफा में प्रवेश किया। जैसे ही गूहे गुफा के अंदर गायब हुआ, एक जोरदार गड़गड़ाहट गूंजी और पत्थरों का ढेर टूटकर नीचे गिर गया, जिसने एक पल में प्रवेश द्वार को कसकर बंद कर दिया। गुफा के अंदर का भाग काला था। गूहे के विचार बदल गए और उसने कुछ चमकीले पत्थर निकाले, उन्हें गुफा की दीवारों में जड़ दिया। पहले से मंद गुफा तुरंत चमक उठी। गुफा को कुछ देर के लिए साफ करने और एक चिकना पत्थर खोजने के बाद गूहे एक क्रॉसलेग स्थिति में बैठ गया। इसके बाद उसकी चेतना सिस्टम स्पेस में प्रवेश कर गई। उसने ऊर्जा क्षेत्र को देखा और चुपचाप आदेश दिया, सिस्टम 5 साल की साधना को अवशोषित करना शुरू करो। गुफा के बाहर अब बंद किए गए प्रवेश द्वार को देखते हुए ज़ियाओई जियान कुछ देर के लिए वहीं खड़ी रही। उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से भरी हुई थीं। गुरुजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। अध्याय 17, डू सम्राट क्षेत्र को तोड़ना। गुफा के भीतर जैसे ही गूहे के शब्द गिरे, शून्य में निलंबित ऊर्जा प्रकाश क्षेत्र तुरंत प्रकाश की किरण में बदल गया, जो सीधे गूहे के शरीर में जा गिरा। इससे पहले कि गूहे प्रतिक्रिया कर पाता, उसने अपने शरीर में ऊर्जा का एक विशाल उछाल महसूस किया। ये शक्ति बेहद हिंसक थी, एक तेज बहती नदी की तरह, उफान और अशांत। धमाका। गूहे के शरीर के भीतर एक हल्की दबी हुई आवाज गूंजी और उसके चेहरे पर लाल रंग की लाली फैल गई। प्रकाश क्षेत्र में निहित ऊर्जा गूहे के भीतर फट गई, जिससे उसका पूरा शरीर थोड़ा कांपने लगा। अपने भीतर हो रहे बदलावों को महसूस करते हुए गूहे ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत भारी ऊर्जा को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। हालांकि जैसे ही गूहे ने इस ऊर्जा के साथ जुड़ना शुरू किया, उसने महसूस किया कि यह उसकी कल्पना से भी अधिक विशाल थी। यह ऊर्जा एक बेलगाम जंगली घोड़े की तरह थी, जो गूहे के शरीर में बेजोड़ क्रूरता के साथ सर पर दौड़ रही थी, उसकी मेरिडियन से गुजर रही थी। एक भयानक दर्द ने गूहे की इंद्रियों को जकड़ लिया। मैंने एक बार फिर इस ऊर्जा को कम करके आंका। इस समय गूहे के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें बन गईं और उसका चेहरा पीड़ा में मुड़ गया। ऊर्जा को आत्मसात करने के पिछले अनुभव के साथ गूहे ने सोचा कि वह इस शक्ति का सामना करने के लिए तैयार और सक्षम है। हालांकि यह ऊर्जा उस ऊर्जा से कहीं अधिक थी जो उसने पहले वापस की थी। ये 9वीं कक्षा के डूकिंग क्षेत्र में 5 साल की साधना के अनुरूप थी, जो एक ही बार में उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी। इस ऊर्जा में एक विनाशकारी शक्ति थी और जैसे ही यह बढ़ी, गूहे के शरीर की हर मांसपेशी थोड़ी सी हिल गई। इस ऊर्जा को आत्मसात करने के लिए मुझे पहले इसे दबाना होगा। गूहे का मन एकाग्र था, क्योंकि उसने अपने शरीर के भीतर डूक्यूई को प्रसारित किया, अपने मेरिडियन के भीतर सुरक्षात्मक अवरोधों का निर्माण किया, ऊर्जा के हमले को अवरुद्ध किया। यदि यह शरीर 9 अथाह लपटों से संयमित नहीं होता तो शायद यह इस उथल पुथल को सहन नहीं कर पाता। हालांकि इस ऊर्जा को लगातार रोकना कोई समाधान नहीं होगा। ऊर्जा का अंतहीन प्रवाह उसके शरीर में उमड़ पड़ा। जैसे जैसे यह ऊर्जा एकत्रित होती गई, उसके संघनित डूक्यूई द्वारा बनाए गए सुरक्षात्मक अवरोध टूट गए। एक बार फिर ऊर्जा उमड़ी और उसके मेरिडियन पर असर किया। गूहे के मेरिडियन पीड़ा को सहन करने के लिए संघर्ष कर रहे थे और विकृत होने लगे। यह महसूस करते हुए गूहे के माथे पर बल पड़ गया। मुझे जल्दी से इस ऊर्जा को आत्मसात करना चाहिए, अन्यथा अगर यह सारी ऊर्जा मेरे शरीर में चली गई तो मेरा शरीर इसके प्रभाव को झेल नहीं पाएगा। भले ही मैं अंत में इसे आत्मसात करने में कामयाब हो जाऊं, लेकिन यह संभवतः छिपी हुई चोटों को पीछे छोड़ देगा। गूहे का सुंदर चेहरा सख्त हो गया, उसके कमर तक लंबे बाल लहरा रहे थे और उससे एक जबरदस्त आभा फैल रही थी। इसके बाद पक्षियों की मधुर चहचहाहट अप्रत्याशित रूप से गूहे के शरीर के भीतर गूंज उठी।
उसके बाद गूहे के शरीर के भीतर एक ठोस बैंगनी लौ प्रकट हुई। एक पल में गूहे ने बढ़ती ऊर्जा की ओर बढ़ने के लिए लौ को नियंत्रित किया। इस ऊर्जा को फैलाओ, इसे मेरे पूरे शरीर में बिखेर दो, फिर मैं इसे धीरे धीरे आत्मसात कर लूंगा। दहाड़ बैंगनी लौ और अधिक तीव्र हो गई। गूहे के शरीर के भीतर बैंगनी लपटों की धारा के बाद धारा संघनित हुई, जो प्रचंड ऊर्जा में जोरदार तरीके से टकराए और उसे तोड़ दिया। ये दृश्य देखकर गूहे ने राहत की सांस ली, ये देखते हुए कि बाढ़ के पानी जैसी ऊर्जा विघटित हो रही थी। इसके बाद मुझे इस ऊर्जा को आत्मसात करने की आवश्यकता होगी, हालांकि इसे पूरी तरह से एकीकृत करने में कुछ समय लग सकता है। इसके बाद गूहे ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने मन और क्यूई पर ध्यान केंद्रित किया और अपने शरीर के भीतर ऊर्जा को पूरी तरह से आत्मसात करना शुरू कर दिया। मंद गुफा के अंदर धीरे धीरे चारों ओर सन्नाटा छा गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए। घाटी के अंदर मलबे के ढेर के नीचे दबी गुफा के अंदर लगभग 10 दिनों से बंद एक जोड़ी आंखें आखिरकार थोड़ी कांप उठीं और धीरे धीरे खुल गईं। जैसे ही आंखें खुलीं, बिजली के बोल्ट गरज के साथ काली काली पुतलियों के बीच से गुजरते हुए प्रतीत हुए। उस क्षण घुटन भरी गुफा के भीतर हवा से भी हल्की चटकने की आवाज निकली। उन आंखों के खुलते ही लगभग 10 दिनों से सुप्त पड़ी हुई दुर्जया आभा एक जागृत सेना की तरह उमड़ पड़ी। उसने धीरे धीरे आसमान की ओर सिर उठाया। एक ऐसी गर्जना भरी आवाज जो आकाश और धरती को हिला सकती थी, उसके मुंह से निकली। इस आभा के नीचे, जो पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थी, गुफा हल्के से कांप उठी। जहां सफेद कपड़े पहने आदमी पैर मोड़कर बैठा था, वहां से हाथ जितनी मोटी दरारें फैल गईं, जो मकड़ी के जाले जैसी लग रही थीं और गुफा के हर कोने तक फैल गईं। चट बैठे हुए पत्थर से एक हल्की आवाज आई और फिर अचानक छोटी छोटी दरारें दिखाई देने लगीं। एक आश्चर्यजनक गति से ये दरारें पूरे पत्थर में फैल गईं। अंत में एक गहरी गड़गड़ाहट की आवाज के साथ पत्थर अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। हालांकि पत्थर टूट गया, लेकिन उस पर बैठा सफेद कपड़े वाला आदमी स्थिर रहा। उसके पैर हवा में क्रॉस किए हुए थे और उसे किसी बाहरी ताकत का सहारा नहीं था। तो यह एक डू सम्राट की अनुभूति है। गूहे के हाथ धीरे धीरे फैल गए और जैसे ही उसने अपने शरीर के भीतर द क्यूई को महसूस किया, उसके मुंह के कोने पर एक हल्का चाप दिखाई दिया। इस समय उसके भीतर दुनिया पर प्रभुत्व की भावना उभरी। शक्तिशाली आत्मा शक्ति उसके शरीर के केंद्र से निकली, सभी दिशाओं में एक तूफान की तरह फैल गई, बिजली की तरह फैल गई। जोरदार आत्मा शक्ति तेजी से गुफा से फैल गई, पूरी घाटी को घेर लिया। जैसे ही उसने स्कैन किया, गूहे को पूरी घाटी के भीतर की स्थिति के बारे में पता चला। हालांकि उसकी आत्मा शक्ति का विस्तार घाटी के भीतर नहीं रुका। यह विशाल दानव जानवर पर्वत श्रृंखला की ओर फैलता रहा। जैसे जैसे उसकी आत्मा शक्ति फैलती गई, गूहे के दिमाग में कई दृश्य प्रतिबिंबित होते गए। बेशक दुर्जय दानव जानवर पर्वत श्रृंखला के भीतर कुछ शक्तिशाली जानवर गूहे की आत्मा स्कैन से बच नहीं सके। हालांकि निचले स्तर के कई जानवर उसके स्कैन के बारे में जानते थे। कुछ विशेष प्राणियों को छोड़कर अधिकांश गूहे की आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। परिणामस्वरूप विशाल पर्वत श्रृंखला के भीतर धरती को हिला देने वाली दहाड़ें गूंज उठीं और कई निचले स्तर के राक्षसी जानवर गूहे की आत्मा स्कैन को महसूस करते ही कांप उठे। इन जानवरों को गूहे की उपस्थिति का एहसास होने के बावजूद कुछ विशेष क्षमताओं वाले जानवरों को छोड़कर अधिकांश उसकी दुर्जय आत्मा शक्ति को प्रभावित नहीं कर सके। इस प्रकार उसके जबरदस्त स्कैन के तहत उसकी आत्मा अछूती रही। शक्तिशाली आत्मा शक्ति सैकड़ों मील के दायरे में फैली हुई थी। हालांकि इस विस्तार की एक निश्चित सीमा लगती थी। इस प्रकार जब गूहे की आत्मा शक्ति एक निश्चित पर्वत धारा तक पहुंची, तो वह आगे बढ़ने में असमर्थ थी। ये देखकर गूहे का मन हिल गया। ज्वार की तरह फैली हुई आत्मा शक्ति तुरंत बिजली की तरह पीछे हट गई। कुछ ही सांसों में ये पूरी तरह से उसके शरीर में वापस आ गई। जैसे ही उसकी आत्मा पूरी तरह से समाहित हो गई, गूहे ने अपना सिर थोड़ा पीछे झुकाया और एक लंबी सांस छोड़ी। अब मेरा एकांतवास समाप्त करने का समय आ गया है। अध्याय 18 गुफा अन्वेषण। घाटी के भीतर गूहे एक उज्ज्वल अभिव्यक्ति के साथ गुफा से बाहर निकल आया। सम्राट क्षेत्र प्राप्त करने के बाद अब वह साम्राज्य के कुलीन लोगों में गिना जाने लगा। अंत में उसके पास आत्मरक्षा का एक उपाय था। एक विचार के साथ उसके लाल पंख उसके पीछे फैल गए। एक हल्का कदम उठाते हुए गूहे जमीन से ऊपर उठा और घाटी के निकास की ओर बढ़ गया। ओह, ये लड़की यहाँ क्यों है? उस पर गूहे ने एक सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को धीरे धीरे बाहर से घाटी की ओर आते देखा। यह जियाओ यी जियान थी। गूहे के उसकी ओर उतरते ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। 10 दिन हो गए हैं। मुझे आश्चर्य है कि शिक्षक कब एकांत से बाहर निकलेंगे। घाटी के बाहर जियाओ यी जियान इत्मीनान से उस ओर बढ़ी। जब से गूहे एकांत में आई थी, तब से वह हर दूसरे दिन इस घाटी में आती थी। आज उसका 5वां दौरा था। उम्मीद है कुछ अप्रत्याशित नहीं होगा।
घाटी की दिशा देखते हुए जियाओ यी जियान की प्यारी आंखों में चिंता का एक संकेत दिखाई दिया। उसने शक्तिशाली साधकों द्वारा अपनी सफलताओं के दौरान नियंत्रण खोने की कई कहानियां सुनी थीं। इस प्रकार उसके गुरु के लंबे समय तक एकांतवास ने कुछ चिंताजनक विचारों को जन्म दिया। गुरु, कृपया नियंत्रण न खोएं। आपको अभी भी मुझे एक बैठक उपहार देना है, जियाओ यी जियान ने बड़बड़ाया। मेरे आज्ञाकारी शिष्य, आप और क्या उपहार चाहते हैं? अचानक एक कोमल आवाज गूंजी। अचानक हुई आवाज ने जियाओ यी जियान को चौंका दिया। फिर भी जब उसने अपने बगल में सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति को देखा तो एक खुशी की अभिव्यक्ति उसके प्यारे चेहरे पर चमक उठी। गुरु, आपने अपना एकांतवास समाप्त कर लिया है। तेजी से बोलते हुए जियाओ यी जियान गुहे के पास गई, अपनी बांह उसके हाथ से जोड़ते हुए और कोमल आवाज में बोली, गुरु, आपने इतने लंबे समय तक खुद को एकांतवास में क्यों रखा? आपका शिष्य वास्तव में चिंतित था। हे, गुहे ने जियाओ यी जियान के बालों को धीरे से उलझाया और धीरे से हंसते हुए कहा, इस बार मैं सफलतापूर्वक डू सम्राट दायरे में पहुंच गया हूं। इसमें सिर्फ 10 दिन लगे, इसे काफी तेज माना जाता है। गुहे को अच्छी तरह याद आया कि मूल कहानी में जियाओ यान ने सफलतापूर्वक डू सम्राट दायरे में पहुंचने से पहले इस घाटी में पूरा 1 साल बिताया था। बेशक यह उसके नायक की आभा के कारण था जिसने उसे 1 साल के भीतर सफलता हासिल करने की अनुमति दी। एक साधारण व्यक्ति के लिए कई सालों तक खुद को अलग थलग रखना भी एक सहज सफलता की गारंटी नहीं हो सकता है। डू सम्राट दायरे। मास्टर, क्या आपने इस बार डू सम्राट दायरे में पहुंचने के लिए खुद को अलग थलग कर लिया? गुहे के शब्दों को सुनकर जियाओ यी जियान ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर ली, उसे आश्चर्य से देखा। हाँ, अब मैं डू सम्राट दायरे की विशेषज्ञ हूँ। अब से जियामा साम्राज्य में मैं आत्मविश्वास के साथ चल सकती हूँ। गुहे ने जियाओ यी जियान के लंबे बालों को सहलाया और धीरे से हंसा। छठे दर्जे के कीमियागर के रूप में उनकी स्थिति और एक डू सम्राट की ताकत के साथ जियामा साम्राज्य में कोई भी उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा। शायद जियामा साम्राज्य में उनका शीर्षक कीमियागर राजा गुहे से बदलकर कीमियागर सम्राट गुहे हो जाएगा। डू सम्राट क्षेत्र। मास्टर वास्तव में एक डू सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। जियाओ यी जियान की खूबसूरत आंखों में उत्साह झलक रहा था। डू सम्राट क्षेत्र में गुहे की सफलता ने स्वाभाविक रूप से उसे खुशी दी। उनके प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में उनकी बढ़ती ताकत का मतलब था कि उनकी स्थिति और पद में खुद की वृद्धि। मेरे प्रिय शिष्य, क्या तुम हाल ही में सुस्त हो गए हो? क्या तुमने जो मैंने तुम्हें सिखाया है उसका लगन से अभ्यास किया है? इस समय गुहे को कुछ याद आया और उसने मजाकिया अंदाज में जियाओ यी जियान से पूछा। उनके एकांतवास से पहले उनके बीच अच्छे संबंध थे और उसके बाद उसकी प्रगति का आकलन करने की उसकी योजना थी। मास्टर, मेरे पास तो कीमिया की कड़ाही भी नहीं है, मैं अभ्यास कैसे कर सकता हूँ? ये सुनकर जियाओ यी जियान की आवाज़ में पीड़ा की भावना झलक उठी। ओह, उसकी बातें सुनकर गुहे कुछ हद तक चकित दिखाई दिया, फिर थोड़ी शर्मिंदगी दिखाई दी। मैं तुम्हें कीमिया की कड़ाही देना भूल गया, लेकिन मैं जिस कड़ाही का इस्तेमाल करता हूँ वह शायद तुम्हारे लिए उपयुक्त न हो। गुहे ने क्रिम्सन सरपेंट कड़ाही का इस्तेमाल किया, जो एक 4 मुंह वाली कड़ाही थी जिसका इस्तेमाल जियाओ यी जियान की मौजूदा ताकत नहीं कर सकती थी। इसके अलावा किंगशान टाउन में कीमियागर दुर्लभ थे और कीमिया की कड़ाही और भी कम थी। यह महसूस करते हुए गुहे ने धीरे से जियाओ यी जियान से कहा, मेरे आज्ञाकारी शिष्य, चलो कल युनलैन संप्रदाय में वापस आते हैं। वहाँ तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था कर सकता हूँ। युनलैन संप्रदाय में लौटना। जियाओ यी जियान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने धीरे से सिर हिलाया। हालांकि किंगशान टाउन छोड़ना उसके लिए थोड़ा कठिन था, लेकिन कीमिया के प्रति उसके जुनून का मतलब था कि उसे गुहे के साथ युनलैन संप्रदाय में जाना था। आखिरकार वह अब गुहे की शिष्या थी और वह युनलैन संप्रदाय में एक मानद बुजुर्ग पद पर था। एक तरह से जियाओ यी जियान अब युनलैन संप्रदाय की शिष्या थी। उसकी सहमति देखकर गुहे मुस्कुराया और कहा, तो चलो अपना सामान पैक करते हैं। हम कल सुबह जल्दी ही किंगशान टाउन से निकल जाएंगे। ये कहते हुए गुहे ने जियाओ यी जियान के छोटे से रूप को उठाया और आसमान में उड़ गया। मास्टर, किंगशान टाउन से निकलने से पहले एक जगह है जहां मैं जाना चाहता हूं। जैसे ही वे शून्य के भीतर मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के बाहरी इलाके में उड़े, जियाओ यी जियान को अचानक एक विचार आया और उसने गुहे को संबोधित किया। कौन सी जगह? गुहे ने उसकी बातें सुनकर लापरवाही से पूछा। यह एक गुफा है जिसे एक वरिष्ठ व्यक्ति ने पीछे छोड़ दिया है। अंदर कुछ खजाने छिपे होने चाहिए। जियाओ यी जियान की खूबसूरत आंखों में उत्साह झलक रहा था। मास्टर, चलो खजाने की खोज पर चलते हैं। गुफा की खोज। जियाओ यी जियान के शब्दों को सुनकर गुहे के दिमाग में एक विचार आया। क्या ये वह गुफा हो सकती है जहां जियाओ यी जियान और जियाओ यान मूल कहानी में गए थे? गुहे को याद आया कि उस गुफा के भीतर शुद्ध करने वाली कमल की लौ की एक अवशेष छवि प्रतीत होती थी। वह एक मूल्यवान वस्तु थी। ठीक है,
इस विचार के साथ गूहे ने अपनी बाहों में जियो यी जियान को सिर हिलाया और जवाब दिया, ये गुफा कहाँ है? ये वहाँ है। जियो यी जियान ने अपना नाजुक हाथ बढ़ाया, एक दिशा में इशारा करते हुए। जियो यी जियान द्वारा बताई गई दिशा का अनुसरण करते हुए गूहे के पंख उसके पीछे थोड़े कांपने लगे। फिर वह तेजी से आगे बढ़ा, सीधे उस ओर उड़ गया। अध्याय 19 गुफा में प्रवेश। थोड़ी देर बाद जियो यी जियान के मार्गदर्शन में गूहे एक चट्टान पर पहुंच गया। गुरुजी, गुफा में खजाना इस चट्टान के ठीक बीच में है। जियो यी जियान ने अपने जैद जैसे हाथ को चट्टान के नीचे की ओर इशारा करते हुए गूहे से कहा। ये सुनकर गूहे ने नीचे देखा और पाया कि चट्टान के नीचे घने कोहरे से ढका हुआ था, जिससे स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से एक धुंधला मंच देख सकता था। ठीक है, चलो नीचे चलते हैं। गूहे ने सिर हिलाया और जियो यी जियान को पकड़ लिया क्योंकि वे धीरे धीरे चट्टान के नीचे की ओर उतर रहे थे। उनकी पीठ पर लाल पंख हल्के से फड़फड़ाए क्योंकि वे दोनों धुंध में प्रवेश कर रहे थे। उसी समय गूहे ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को फैलाया, धुंध के भीतर की स्थिति की जांच की। थोड़ी देर बाद जब वे नीचे उतरे तो गूहे अचानक सतर्क हो गया, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। सस। अगले ही पल रात के आसमान में हवा के बीच से एक हल्की सी आवाज गूंजी, जो उन दोनों की तरफ हमला कर रही थी। खतरे को भांपते हुए गूहे ने जियाओ यी जियान को पकड़ते हुए तेजी से चकमा दिया। गुरु, वह क्या है? जियाओ यी जियान ने धुंध में लाल रोशनी की एक किरण को देखा, थोड़ा डरा हुआ महसूस कर रहा था। अभी ये वही चीज थी जिसने उन पर घात लगाई थी। और अपनी आध्यात्मिक शक्ति की खोज के जरिए गूहे ने तुरंत देखा कि उन पर किसने हमला किया था। रॉक स्नैक। अपने सामने मौजूद प्राणी को देखकर गूहे हैरान रह गया। उसे याद आया कि मूल काम में जियाओ यान और जियाओ यी जियान ने भी नीचे आते समय इस चीज का सामना किया था। रॉक स्नैक, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक सांप के आकार का राक्षस जानवर है जो चट्टानों में रहता है, जिसका स्तर लगभग पहली श्रेणी का होता है। इस तरह का राक्षस जानवर अपने लंबे और सपाट शरीर पर भरोसा करते हुए चील की तरह हवा में सरक सकता है। इसके अलावा इसके उत्परिवर्तित पत्थर गुण के कारण इसका शरीर पत्थर की तरह कठोर है, जिससे साधारण तलवारों और ब्लेडों के लिए इसे महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। सस। एक बार फिर रॉक स्नैक ने फुफकार मारी, उसके संकीर्ण पंख फड़फड़ाए और उसकी आंखें लाल रोशनी से चमक उठीं जैसे ही वह गूहे और जियाओ यी जियान की ओर झपटा। उसके तीखे नुकीले दांतों से एक ठंडी चमक निकल रही थी। मृत्यु की तलाश में गूहे की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी जब उसने क्रूर रॉक स्नैक को देखा। एकमात्र प्रथम श्रेणी के राक्षस जानवर की हिम्मत कैसे हुई कि वह उसके सामने इतनी धीरता से पेश आए। अगले ही पल क्यूई उसकी हथेली में इकट्ठा हो गई और एक ज्वलंत हथेली की छाप रॉक स्नैक की ओर फट गई। धमाका। एक पल के लिए संघर्ष करने के बाद पीली आकृति हवा से अकड़कर गिर गई, घाटी की अथाह खाई में भारी रूप से टकराए। एक फीकी मुस्कान के साथ गूहे ने रॉक स्नैक से निपटा और फिर धीरे धीरे जियाओ यी जियान को पकड़े हुए गुफा के बाहर उतरा। गुफा के सामने खड़ा गूहे ने प्रवेश द्वार पर बिखरे मलबे और अजीब लकड़ी को देखकर भौहें सिकोड़ लीं। उसने धीरे से अपनी हथेली को आगे बढ़ाया, एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज में चिल्लाया, खोलो। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसकी हथेली से एक जबरदस्त ताकत फूट पड़ी, जो आपस में जुड़े मलबे और अजीब लकड़ी को अंधेरे खड्ड में उड़ा ले गई, जैसे हवा का झोंका गिरे हुए पत्तों को उड़ा रहा हो। फिर गूहे ने अपनी नज़र अब खुली हुई गुफा की ओर घुमाई। पेड़ों और मलबे की आड़ के बिना फीकी चांदनी से रोशन गूहे और जियाओ यी जियान ने आखिरकार अपने पूर्वजों द्वारा पीछे छोड़ी गई गुफा को करीब से देखा। गुफा का प्रवेश द्वार चौड़ा नहीं था, केवल 2 या 3 लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति थी। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक हल्की चमक थी जो इसे कुछ हद तक रहस्यमय और एकांत का एहसास दे रही थी। गुफा के प्रवेश द्वार के चारों ओर कई उत्कीर्ण निशान थे, लेकिन शायद समय बीतने के कारण ये निशान बेहद धुंधले हो गए थे। अगर गूहे की तेज नज़र न होती तो शायद वे उन्हें नोटिस नहीं करते। अब खुली हुई गुफा की ओर देखते हुए गूहे ने कहा, चलो अंदर चलते हैं। अंधेरी गुफा को देखते हुए उसने जियाओ यी जियान को नीचे बिठाया और आगे बढ़ने में अग्रणी रहा। जियाओ यी जियान तुरंत गूहे के पीछे चला गया और गुफा में प्रवेश किया। शांत और अंधेरी गुफा में चलते हुए उनके चारों ओर एक हल्की ठंड छा गई। खामोश रास्ते में केवल उनके कदमों की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उदास माहौल ने जियाओ यी जियान को अनजाने में खुद को गले लगाने पर मजबूर कर दिया। उसने गूहे पर नज़र डाली, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, और फिर उसके पीछे पीछे कुछ तेज कदम बढ़ाए। इस तरह के माहौल में उसके सामने मौजूद उसका शिक्षक ही उसे सुरक्षा का एहसास दिला सकता था। कुछ देर चलने के बाद गूहे अचानक रुक गया। शिक्षक, क्या हुआ? जियाओ यी जियान ने उत्सुकता से पूछा जब उसने गूहे को अचानक रुकते देखा। आगे कोई रास्ता नहीं है, गूहे ने शांत भाव से कहा, आगे के पत्थर के दरवाजे को देखते हुए। उनके सामने एक मजबूत पत्थर का दरवाज़ा उनके रास्ते को रोक रहा था।
ये सुनकर जियाओ यीजियान ने अपनी भौहें सिकुड़ी और पत्थर के दरवाजे पर विचार करते हुए कुछ कदम आगे बढ़ाए। उसने सोचा, इस पत्थर के दरवाजे के पीछे हमारी मंजिल होनी चाहिए। चूंकि पिछले व्यक्ति ने यहाँ ये गुफा बनाई थी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इसे अगम्य बनाया होगा। गूहे ने आगे बढ़कर पत्थर के दरवाजे को छुआ, इसकी मोटाई का परीक्षण किया। फिर उसने जियाओ यीजियान से कहा, शिष्य, एक कदम पीछे हटो, मैं पत्थर का दरवाज़ा खोलूंगा। गुरु, आपको कैसे पता कि बल का इस्तेमाल करना है? जियाओ यीजियान ने पीछे हटे बिना गूहे को तिरस्कार भरी नज़र से देखा। पत्थर के दरवाजे पर पीली चमक को देखो, ये स्पष्ट रूप से पृथ्वी आधारित तंत्रों के साथ सेट किया गया है। थोड़ी सावधानी से इसे खोलना मुश्किल नहीं है, गूहे ने समझाया। ये कहते हुए जियाओ यीजियान ने कुछ कदम आगे बढ़कर पत्थर के दरवाजे को छुआ, फिर धीरे धीरे उसे हिलाना शुरू कर दिया। हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम, छोटी लड़की, तंत्र को समझोगी, गूहे ने आश्चर्य से टिप्पणी की, क्योंकि उसने जियाओ यीजियान के गंभीर चेहरे को देखा। मैंने तंत्र के बारे में केवल कुछ किताबें पढ़ी हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं कुशल हूँ, लेकिन इसे आजमाना कोई समस्या नहीं है। जियाओ यीजियान ने चंचलता से उत्तर दिया, पत्थर के दरवाजे की खोज जारी रखते हुए। थोड़ा सिर हिलाते हुए गूहे ने उसकी खोज में बाधा डालना बंद कर दिया। उसकी नज़र पत्थर के दरवाजे से हट गई और मंद आग की रोशनी की सहायता से उसने आसपास की पत्थर की दीवारों का सर्वेक्षण किया। पत्थर की दीवारों पर कुछ धुंधली नक्काशी थी। हालांकि नक्काशी अब धुंधली हो गई थी, गूहे अभी भी कुछ आकृतियां देख सकता था। ये आकृतियां गुफा के मालिक द्वारा छोड़ी गई छाप होनी चाहिए। इसे पा लिया। जैसे ही गूहे पत्थर की दीवारों को देख रहा था, जियाओ यीजियान की खुशी भरी आवाज़ ने उसे जल्दी से अपनी नज़रें हटाने पर मजबूर कर दिया। पत्थर के दरवाजे के पास जियाओ यीजियान पहले से ही नीचे झुकी हुई थी। एक पतले हाथ से उसने पत्थर के दरवाजे के नीचे एक छोटे से उभार को छुआ और थोड़ा नीचे दबाया। पत्थर के दरवाजे के धीरे धीरे खुलने पर गुफा में चरमराहट की आवाज़ गूंजी। शिक्षक, क्या मैं अद्भुत हूँ? जियाओ यीजियान का चेहरा चमक उठा, वह उत्साह से धीरे धीरे खुलते पत्थर के दरवाजे को देख रही थी, गूहे को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। उस पल ऐसा लगा जैसे वह कह रही हो, गुरु, मेरी प्रशंसा करो। पत्थर के दरवाजे को धीरे धीरे ऊपर उठते देख गूहे खुद को जियाओ यीजियान को अंगूठा दिखाने से नहीं रोक सका। अच्छा शिष्य, तुम सच में महान हो। अध्याय 20, शुद्ध कमल राक्षसी अग्नि मानचित्र के अवशेषों का अधिग्रहण। जैसे ही पत्थर का दरवाजा ऊपर उठा, अंदर से एक कोमल चमक निकली, जिसने आसपास के अंधेरे को दूर भगा दिया। पत्थर के दरवाजे के रोशन अंदरूनी हिस्से को देखकर जियाओ यीजियान ने हल्की मुस्कान दी, 2 कदम पीछे हटी और अपनी बर्फीली ठुड्डी को ऊपर उठाते हुए गूहे की ओर सिर हिलाया। उसने हंसते हुए कहा, मास्टर, क्या हम अंदर जाएं? बेशक, गूहे ने हल्की मुस्कान दी और पत्थर के दरवाजे की ओर चल दिया। गूहे को अंदर जाते देख जियाओ यीजियान ने एक चंचल मुस्कान के साथ उसका पीछा किया। पत्थर के दरवाजे में प्रवेश करते ही दृश्य विस्तृत हो गया। अंदर एक विशाल पत्थर का कक्ष था, जो कुछ हद तक सादा और खाली दिखाई दे रहा था। दीवारों में चांदनी के पत्थर जड़े हुए थे, जो कक्ष के केंद्र में रोशनी प्रदान कर रहे थे। एक सीट थी जिस पर एक कंकाल की आकृति बैठी थी, खोपड़ी जांघ की हड्डी में गहराई से धंसी हुई थी, जो शांत वातावरण में एक भयावह हवा का उत्सर्जन कर रही थी। सीट के सामने एक चौड़ी पत्थर की मेज थी जिस पर 3 बंद पत्थर के बक्से बड़े करीने से सजाए गए थे। कक्ष के कोनों में कई स्वर्ण सिक्के और कीमती सामान रखे हुए थे, जिनका मूल्य संभवतः 10,000 से ज्यादा था। गूहे के पास धन की कमी नहीं थी और इन खजानों के पूर्व मालिक ने उन्हें ज्यादा महत्व नहीं दिया। चमकते हुए सोने से नजर हटाकर ध्यान कंकाल के अवशेषों पर गया। क्या इस कंकाल पर शुद्ध कमल राक्षसी अग्नि मानचित्र का टुकड़ा था? इस बीच जियाओ यीजियान गुफा के एक कोने में रही, उसके चेहरे पर एक हल्की खुशी थी। दूसरे कोने में एक छोटा सा फूलों का बिस्तर बनाया गया था, जिसमें विभिन्न पौधे एक मनोरम सुगंध उत्सर्जित कर रहे थे। इन फूलों को देखकर जियाओ यीजियान का चेहरा उत्साह से चमक उठा। दूसरों को ये साधारण लग सकते हैं, लेकिन वह असली कीमत जानती थी, सोने के सिक्कों के ढेर से कहीं ज्यादा। बैंगनी नीले पत्ते, सफेद स्पिरिट फल, स्नो लोट्स बीज। उत्साहित होकर वह फूलों के बिस्तर के पास पहुंचते ही दुर्लभ जड़ी बूटियों के नाम बुदबुदाने लगी। आई स्पिरिट फ्लेम ग्रास। अचानक उसकी नज़र फूलों के बिस्तर पर एक सफ़ेद और लाल रंग के बारी बारी से लगे पत्ते पर टिक गई। इसकी सफ़ेद शाखाओं पर बर्फ जैसी क्रिस्टलीय संरचनाएं थीं, जबकि लाल मुकुट आग की लपटों की तरह धधक रहा था। यह विपरीत रंगों और विशेषताओं का एक चमत्कारी सह अस्तित्व था। इस पौधे के चारों ओर एक हल्की धुंध छाई हुई थी, जो इसे एक अलौकिक एहसास दे रही थी। ये पौधा, आई स्पिरिट फ्लेम ग्रास, बाहर असाधारण रूप से दुर्लभ था। गूहे के संरक्षण में छठी कक्षा के कीमियागर के रूप में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के बाद जियाओ यीजियान इसे आसानी से पहचान सकता था। फूलों में ये जड़ी बूटी सबसे कीमती थी।
आप चाहें तो उन सभी को खोद सकते हैं, गूहे ने उसकी उत्तेजना को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, उसने उत्सुकता से उत्तर दिया और तेजी से जड़ी बूटियों को खोदना शुरू कर दिया। जैसे ही जियाओ ही जियान खोद रहा था, गूहे की नज़र एक बार फिर से पत्थर की मेज पर 3 बंद पत्थर के बक्सों पर गई। उसने पास जाकर धातु के ताले को छुआ, उसकी हल्की गर्मी महसूस की। ये कोई साधारण धातु नहीं थी, बलपूर्वक इसे खोला नहीं जा सकता था। कुंजी कहाँ है? गूहे ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी बदलती निगाह पत्थर की मेज के पीछे कंकाल के अवशेषों पर टिक गई। उसकी आंखें नीचे झुक गईं और कंकाल के हाथ से लटकी 3 काली चाबियां देखकर वह चमक उठा। अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए गूहे हड्डियों को देखते हुए और एक हल्का झटका देते हुए पास आया। एक झटका। समय बीतने के कारण इस हल्के बल से कंकाल का हाथ टूट गया। टूटी हुई हड्डी को देखते हुए गूहे अजीब तरह से हंसा, फिर हाथ को जमीन से उठाया, उसे फिर से जोड़ने का प्रयास किया। हड्डी को अपने हाथ में पकड़े हुए गूहे की बाहें अचानक उठी। उसने महसूस किया कि कंकाल के हाथ का वजन किसी तरह से कम हो गया था। गूहे की नज़र उसके हाथ की हड्डी पर गई और ऊपर की हड्डी के बीच से उसने हल्के से देखा कि कंकाल की दरार के भीतर एक छोटा सा स्क्रॉल लगा हुआ था। मायावी, प्राचीन दिखने वाले स्क्रॉल को देखकर गूहे को खुशी की लहर महसूस हुई। ये शुद्ध कमल राक्षसी आग का अवशेष मानचित्र होना चाहिए। गूहे ने स्क्रॉल की सावधानीपूर्वक जांच की। यह एक ऐसी सामग्री से तैयार किया गया था जिसे वह पहचान नहीं पाया था, जिसमें यादृच्छिक पैटर्न थे जो किसी भी क्रम से रहित लग रहे थे, थोड़े पीले चर्मपत्र पर स्केच किए गए थे। उसने अपनी उंगली से एक पैटर्न की ओर इशारा किया और उसे धीरे धीरे ट्रेस किया, लेकिन वह चर्मपत्र के बाहर कुछ और प्रकट किए बिना जारी रहा। गूहे ने फिर चर्मपत्र को पूरी तरह से खोला, उसका बारीकी से निरीक्षण किया। अचानक उसकी नज़र चर्मपत्र के कोने में कमल के फूल जैसी धुंधली वस्तु पर पड़ी। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और वह कमल जैसी रहस्यमय वस्तु की बारीकी से जांच करने के लिए फिर से नीचे झुका। ये कमल के आकार की वस्तु शायद समय बीतने के कारण कुछ पीली और धुंधली दिखाई दी, फिर भी इसका सामान्य रूप स्पष्ट था। कमल काला था, जो काली लपटों की एक पतली परत से सुशोभित प्रतीत होता था। ध्यान से देखने पर पूरे कमल से एक भयानक अलौकिक आभा निकल रही थी। जैसे ही उसने इस अलौकिक कमल को देखा, गूहे की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। ये वास्तव में शुद्ध कमल राक्षसी अग्नि है। अपने उत्साह को दबाते हुए गूहे ने सीधे शुद्ध कमल राक्षसी अग्नि मानचित्र के अवशेषों को अपनी भंडारण अंगूठी में संग्रहित किया। इन क्रियाओं को पूरा करने के बाद गूहे ने धीरे से कंकाल की भुजा से धूल पोंछी, फिर सावधानी से उसे उसके मालिक से जोड़ दिया। अपने हाथ से काली चाबी को फेंकते हुए गूहे ने थोड़ा मुस्कुराया और पत्थर की मेज पर रखे 3 पत्थर के बक्सों की ओर चल दिया। चाबी को हाथ में लेकर पत्थर की मेज के पास पहुंचते हुए गूहे ने एक बार फिर से हल्के गर्म धातु के ताले को छुआ, फिर चाबी को खाली स्लॉट में डाला। एक हल्की क्लिक के साथ धातु की कुंडी धीरे धीरे खुल गई। गूहे ने सीधे बॉक्स खोला, जिसमें अंदर एक रंगीन स्क्रॉल दिखाई दिया। स्क्रॉल को उठाकर गूहे ने इसे खोला और तुरंत उसकी आंखों के सामने 4 शब्द दिखाई दिए। द माइरियाड पॉइजन स्क्रिप्चर।